नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल द पब्लिक कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सबकी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं वोशा किरण एक बार फिर से आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ। अब ये नए वीडियो तो है पर पुराने वीडियो की सेकेंड पार्ट है। कौन सी वीडियो याद है ना? वो जो मैं बात कर रही थी महिलाओं की पीरियड्स को लेकर और मंथली साइकिल को लेकर, उसकी ही ये सेकेंड पार्ट है। अब इस सेकेंड पार्ट में मैं क्या बताऊंगी, कौन सी चीज़ को लेकर डिस्कस करूंगी, वो तो मैंने फर्स्ट पार्ट में बता ही दिया है। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ कि इस वीडियो में मैं ये बताऊंगी कि ये मंथली साइकिल एक्चुअली में होता क्या है, क्योंकि बहुत सारी लोगों को मिसकॉन्सेप्ट है इसके बारे में कि ये शायद कोई ऐसी ब्लड है जो इम्प्योर है, शायद ये कोई मतलब क्या कहते हैं उसे, शरीर की जो ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो बात तो सही है कि ज़रूरत नहीं है अब, पर ऐसी कोई शरीर की ब्लड को रिसाइकिल किया जाता है, ऐसी बहुत सारी गलत सोच है जिसके बारे में मैं ये बताऊँगी एक्चुअली में क्या है, जो कि लड़कियों को भी, बहुत सारी लड़कियों को भी नहीं पता है। तो सिर्फ लड़कियों नहीं, बहुत सारी लड़कियों को नहीं पता है, बहुतों को पता है। और सबको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि ये कोई ना ही कोई अभिशाप है, ना ही कोई रोग है, ना ही कोई छुपाने वाली बात है, ना ही ऐसी कोई बात है जिसको मतलब ऐसे ढक के रखना चाहिए, बताना नहीं चाहिए, लोगों के सामने लाना नहीं चाहिए, जैसे ये कोई बीमारी हो, गुप्त बीमारी जो होती है, ऐसी कोई चीज़ हो। पर ऐसी तो नहीं है ना। तो ये असल में क्या है अब देखो, जैसे कि लड़कियाँ, औरतें कहो, महिलाएं कहो, वो लोग गर्भ धारण करती है ना। उनकी मतलब वो ही कंसीव करते हैं बेबी को, एक इंसान को, एक बच्चे को वो जन्म देते हैं। तो इसके लिए उसके पास एक ऑर्गन है, बॉडी का एक हिस्सा है जहाँ पर ये सारी प्रोसेस होता है, ये काम होता है। अब वो जो मतलब जगह है तो क्या है, एक डिंबाशय है और एक गर्भाशय है। अब डिंबाशय से क्या होता है, हर महीने एक डिंबाणु जो होते हैं जो फर्टिलाइज होते हैं, ठीक है, वो डिंबाणु क्या करते हैं, वो नाली के माध्यम से गर्भाशय में आ जाते हैं। ये हर महीने ये प्रोसेस होते हैं। और ये जो डिंबाणु आते हैं वो क्यों आते हैं, क्योंकि ना जब प्यूबर्टी एज आ जाते हैं लड़कियों की, मतलब जब उनकी मासिक या कहो, मंथली साइकिल का, पीरियड्स का, ये शुरू हो जाते हैं, मतलब अब वो रेडी है, उसकी शरीर, उसकी बॉडी रेडी है अब एक नया शरीर को जन्म देने के लिए, एक बच्चे को जन्म देने के लिए, है ना। तो उसको वो हार्मोनल चेंजेस हो चुका है, वो रेडी है, ठीक है। तो इसकी वजह से जब से ये प्यूबर्टी एज आ जाते हैं, जब से उनकी पीरियड्स शुरू हो जाते हैं, तब से ये प्रोसेस स्टार्ट भी हो जाते हैं। पता नहीं ये आसपास की इतना क्यों भौंक रही है, मुझे नहीं पता है, जो भी है आप लोग उसे इग्नोर करो और मेरी बात को सुनो। तो हाँ, मैं कहा थी कि क्या होता है ना कि ये प्रोसेस तभी शुरू हो जाते हैं कि हर महीने वो डिंबाणु आ जाते हैं गर्भाशय में। अब ये गर्भाशय में बॉडी को लगता है ना कि शायद ये कंसीव कर सकते हैं, कि उसकी बॉडी तो रेडी है, वो तो रेडी है अब एक बच्चे को जन्म देने के लिए। पर क्या है, अगर वो अभी उसके कोई प्रोसेस हुआ नहीं है, वो शादीशुदा नहीं है, या फिर शादीशुदा होने के बाद भी अब वो कंसीव नहीं कर रहे हैं या फिर करना नहीं चाहते हैं, तब क्या होते हैं, तब भी ये प्रोसेस चलता ही रहता है हर महीने। तो वो डिंबाणु आते हैं, उसे लगता है कि शायद ये कंसीव कर जाए, पर वो होता नहीं है। तब उससे पहले से ही वो ना अपनी जो मतलब दीवार होते हैं ना, एक ऑर्गन का भी तो एक दीवार होता है, एक सरफेस होता है, एक दीवार होता है, वहाँ पे ना उस बच्चे की खाना नहीं कहूँगी, मतलब उसको हर चीज़ मिले, उसको कंफर्ट मिले, उसको वो मतलब क्या कहते हैं उसे, वो जहाँ से एनर्जी ले, शक्ति ले, वो सारी चीज़, वो जो क्या कहते हैं, देखो कभी कभी ना मेरे साथ ये होता है, ठीक है, जो वर्ड नहीं सोचते हैं, खैर। तो
वो उसकी सारी चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए कि वो कैसे बढ़ सकते हैं, उसमें उसकी बॉडी कैसे डेवलप हो सकते हैं, कैसे बढ़ सकते हैं, उन सारी चीज़ों जो ज़रूरतमंद है वो चीज़ों के लिए बॉडी मतलब वो जो ऑर्गन होते हैं उसकी जो बॉडी होती है, ऑर्गन के भी एक मतलब दीवार है, एक बॉडी है, उसकी दीवारों पे ये जो ब्लड है, ये ब्लड जैसे दिखने वाली मतलब ब्लड ही कहो, वो चीज़ आके ना पूरे एक दीवार क्रिएट करते हैं, मतलब उस दीवार के ऊपर से भी एक चादर जैसे बिछा देते हैं पूरी जगह, ताकि उस बेबी को कंफर्ट भी मिले और उसके साथ साथ उसे जो भी चीज़ें चाहिए होगा बॉडी को डेवलप करने के लिए वो सारी चीज़ें उसे वहाँ पर मिल जाए। इस वजह से वहाँ पर ब्लड जमते रहते हैं। ठीक है, अब जब दिखते हैं कि नहीं अब वो कंसीव नहीं कर रहे, उसकी इस ब्लड की ज़रूरत नहीं है, अगर ज़रूरत है तो तब देखना जो कंसीव कर जाते हैं उनके पीरियड्स होते नहीं हैं। अब जब उसकी ज़रूरत नहीं है तो वो ना फिर से टूटने लगते हैं, वो जो ब्लड होती है वो टूट कर ब्लड की आकार में मतलब लिक्विड होकर वो बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि उसकी अब बॉडी की ज़रूरत है नहीं। तो इतनी सी ही बात है, ना ही ये कोई इम्प्योर ब्लड है, ना ही कोई ऐसी चीज़ है कि गंदगी है, क्या है, बॉडी की ब्लड को सर्कुलाइज कर रहा है कि उसको फिर से प्योर बनाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारे ना मिसकॉन्सेप्ट है। इसके साथ साथ हाँ ये सच है कि एक आध्यात्मिक दुनिया में, एक पूजा पाठ की दुनिया में इसकी एक अलग महत्व है, पर वो कभी भी ऐसा नहीं है, कभी भी कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि वो पूजा पाठ नहीं कर सकती, जो कि मैंने फास्ट पार्ट में बता दी है कि एक कैसे होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, मतलब जो भी मीथ है वो मीथ क्यों है, उसकी पीछे की सोच क्या है, तो वो सब कुछ मैं उस वीडियो पे क्लियर कर दी है। तो इस वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये तो क्लियर हो गया कि ये है क्या चीज़ एक्चुअली में। अब ये बताना है कि ये जो चीज़ है इस टाइम पे बॉडी पे जो चेंजेस आते हैं, किसी को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। अब दर्द क्यों होता है, देख अब जो वो चीज़ उस ऑर्गन की उस जो मतलब एक जगह है जहाँ पर ये गर्भाशय में वो जमते हैं, वो ब्लड दीवार क्रिएट करते हैं, आस्तरण क्रिएट करते हैं, चादर जैसे क्रिएट कर देते हैं, वो ना टूटने लगते हैं। अब जब वो टूटते हैं तब ये क्रैम्प्स कहो या बहुत ज़्यादा दर्द कहो ये होते हैं, बहुत सारी महिलाओं को ये होते हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि इनको तो मतलब दर्द हो रहा है, तो क्या किया जाए इस टाइम पे, योगा। ये कौन सी योगा है, जिनको पता है उनको तो पता ही है, योगा पोज के बारे में मैं नाम बताऊंगी, उन सारी चीज़ों को करना है। अगर नहीं पता है तो यूट्यूब देख लो, सर्च कर लो, गूगल कर लो, ठीक है, या फिर इंतज़ार करो, कुछ दिनों बाद मैं लेकर आऊँगी एक योगा की सीरीज़, जहाँ पर मैं बहुत सारी जगह अलग अलग चीज़ों के बारे में बताऊंगी और प्राणायाम बताऊंगी, मुद्रा भी बता दूंगी, मेडिटेशन भी बता दूंगी। तो अब मैं बताऊंगी योगा के बारे में। ठीक है, तो जो ये जो मतलब अरे प्रजापति व्यायाम, ठीक है, तो प्रजापति कर लो, बटरफ्लाई पोज कर लो। ये क्या है, ये जब तुम्हारी पीरियड्स हो रहा है तब भी ये कर सकते हो, और उससे भी पहले हर दिन इसको थोड़ा प्रैक्टिस करो। अब क्या है, बस वो जो बटरफ्लाई पोज में पहले बैठो, फिर उसकी विंग्स को ऐसा तो करना ज़रूरी है, ये मानती हूँ मैं, बट उसके पहले बैठो, मतलब थोड़ी देर बैठे रहो। ठीक है, पैर को फैला के थोड़ी देर ऐसे बैठे रहो, फिर जाकर विंग्स को ऐसे करो। ठीक है, उसके बाद ये कितने देर तक करनी है, जितना देर तक तुम्हें अच्छा लग रहा है करो, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा करोगे तो थोड़ा ज़्यादा आराम मिलेगा। ठीक है, और तुम क्या कर सकते हो, शक्ति मुद्रा कर सकते हो। ठीक है, मुद्रा, शक्ति मुद्रा देख लो, गूगल में सर्च कर लो, यूट्यूब पे देख लो, शक्ति मुद्रा कर सकते हो। प्रजापति हो गया। ठीक है, और क्या कर सकते हो जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, तुम अगर मतलब उससे पहले से ही करो, शिशु पोज चाइल्ड पोज, इसको ट्राई करो। शिशु पोज ही चाइल्ड पोज है। ठीक है, इसको ट्राई करो।
ये बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, ये एक दो व्यायाम मैंने बता दी। सबसे पहले तो बटरफ्लाई की या फिर जो प्रजापति व्यायाम उसको करो, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसको ही आप करते रहो। उसके बाद मैं जब योगा सीरीज़ को लेकर आऊँगी तब मैं वहाँ पर बहुत सारी चीज़ डिस्कस कर दूँगी। ठीक है, उसको ज़रूर देखना। और यहाँ पर बस मैं इतना ही बताऊँगी, ज़्यादा नहीं बतानी है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं ये बता रही हूँ कि शक्ति मुद्रा करो, बटरफ्लाई किक या फिर कहो प्रजापति व्यायाम करो, शिशु पोज करो। ठीक है, और हाँ, जो लोग करते हो कपालभाति, जो लोग करते हो हर रोज़, वो पीरियड्स होने की दौरान मत करो क्योंकि उससे ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है या फिर दर्द होने की चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब और क्या है कि इस टाइम पे ना वात बढ़ जाते हैं। वात क्या है? वायु। ठीक है, बॉडी में वायु का प्रभाव बढ़ जाते हैं। और फिर और क्या होता है इसके साथ साथ, वायु बढ़ जाने से एसिडिटी के प्रभाव बढ़ जाते हैं। ठीक है, एसिडिटी होते हैं, किसी को ठंड लग जाते हैं बहुत जल्दी। तो इस टाइम पे हो सके तो थोड़ा गुनगुना पानी से नहाओ। मतलब ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा गर्म, मतलब बॉडी को गर्मी महसूस हो रहा है, ऐसा नहीं। थोड़ा गुनगुना पानी जो कि ठंड को छोड़ के जाते हैं, मतलब ठंड छोड़ चुका है और गर्म नहीं है, ऐसे पानी से नहाओ ताकि ठंड ना लगे। वो जो हम नारियल पानी पीते हैं वो मत पियो इस टाइम पे। ठीक है, नारियल पानी मत पियो। आइसक्रीम मतलब जो भी ठंड का चीज़ होता है उसको मत पियो। कोल्ड ड्रिंक्स हो सकते हैं, फिर आइसक्रीम हो सकती है, ऐसी चीज़ मत पिया करो इस टाइम पे क्योंकि ये ना मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब जिसको ठंड लगने की दोष है या फिर नहीं भी है फिर भी उनको ये बहुत हानिकारक होगा। और क्या है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो वक्त पे खाना बहुत ज़रूरी है। और किसी भी टाइम पे मील को स्किप मत करना। ऐसा नहीं है कि मुझे दर्द हो रहा है तो मैं इस मील स्किप कर दूँ, ऐसा बिल्कुल मत करना, और भी दर्द बढ़ जाएगा। ठीक है, और क्या हो सकता है कि अगर सबको पता है थोड़ा गर्म पानी का शेक ले सकते हो। ठीक है, और एक चीज़ कर सकते हो कि लहसुन जो होता है ना, उसको थोड़ा कच्चा लहसुन खा सकते हो। मतलब वो जब पहला खाना खाना है ना, मतलब ऐसा नहीं भरपेट में खाना है, मतलब जब पहले निवाला खा रहे हो, सुबह सुबह जो तुमने खाया है, उस टाइम पे थोड़ा कच्चा लहसुन हो सके तो खा लो, वो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, और कच्चा लहसुन से ग्लैमर भी बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इन सारी चीज़ों में बता दी है कि अगर दर्द हो रहा है तो क्या करना है, बहुत सारे लोगों को पता है, पर मील स्किप नहीं करनी है। और क्या नहीं करनी है, ठंड लग जाए ऐसी कोई चीज़ नहीं पीनी है, खानी भी नहीं है। दही मत खाओ और दही से जुड़ी हुई लस्सी वगैरह कुछ भी मत खाओ, इससे ठंड लग सकता है। पर क्या खाना है इस टाइम पे, तो उस पर चलते हैं। देखो, शुगर तो खाना नहीं है, वो नहीं खाने की साइड पे चले गए। शुगर बिल्कुल नहीं खाना है, और खाना है तो फ्रेश सीजनल फ्रूट जो होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि ये सीज़न चल रहा है गर्मी की और तुम ठंड की मौसम की चीज़ें खा लो, ठंड चल रहा है तो तुम गर्मी की मौसम की चीज़ें खा लो, ऐसा नहीं है। सीजनल फ्रूट खाओ, फ्रेश खाओ। ठीक है, क्योंकि जब सीजनल फ्रूट नहीं होता है ना, वो स्टोरेज फ्रूट होते हैं, मतलब फ्रूट होते हैं, तो उसको खाना नहीं चाहिए। मतलब मत खाओ ना यार, फ्रूट खाना तो है। अब ज़्यादातर चीज़ें मतलब स्टोरेज ही होते हैं, पर क्या कर सकते हैं। खैर, तो कोशिश करो कि सीजनल फ्रूट खाओ। और क्या है, मतलब वो ज़्यादातर लोग ये तो कहते हैं कि कोई भी मिल्क प्रोडक्ट मत खाओ, जैसे कि दूध मत पियो। तो मैं कहूँगी पी लो, थोड़ा गर्म गुनगुना दूध पीना अच्छा है। ठीक है, तो वो थोड़ा पी लो। और मांस, अंडे ये सब ना खा सको इस टाइम पे तो अच्छा है, क्योंकि ये क्या है, उस टाइम पे ना जो हजमी की प्रॉब्लम हो रही है, हजम नहीं हो रहा है खाना ठीक से, तभी ना एसिडिटी हो रहा है ना। तो फिर अगर तुम मछली, मांस, अंडे ये नहीं खा रहे हो तो ही अच्छा होगा खाना हज़म होने में, क्योंकि थोड़ा ऐसा खाना खाओ जो कि जल्दी हज़म हो जाते हैं,
ऐसा चीज़ें पियो जो जल्दी हजम हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको अवॉइड कर सकते हो उस 2-3 दिन या 4-5 दिन। अगर तुम वेज खा सकते हो तो मैं कहूँगी तुम वेज ही खाओ, ये ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। और तो क्या हो गया, देखो ध्यान से कि तुम ये तो समझ गए कि चीज़ है क्या। दूसरी बात ये हो गया कि तुम कौन सी योगा करोगी, कौन सी मुद्रा करोगी, ठीक है। उसके बाद हो गए कौन सी प्राणायाम नहीं करोगी। प्राणायाम करने के लिए नहीं कहूँगी क्योंकि बहुत सारे लोग इस टाइम पे शायद कंसंट्रेट ना कर पाए, तो ठीक है कोई बात नहीं, पर योगा ज़रूर करनी है, उसको स्किप नहीं करनी है, ठीक है। और जो लोग हमेशा से करते आ रहे हो योगा प्राणायाम मेडिटेशन, तो ज़रूर किया करो। ऐसा नहीं है कि स्किप कर दो, बस कपालभाति मत करना, ठीक है। और शीर्षासन मत करना, मतलब भुजंगासन मत करना, ठीक है। ऐसी चीज़ें जो पेट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, ऐसी योगा मत करो, ठीक है। तो ये हो गया, क्या हो गया कि मैंने कौन क्या चीज़ है, योगा क्या करनी है नहीं करनी है वो बता दी है कि बॉडी की जो कंडीशन होती है, एसिडिटी बढ़ जाती है, बात बढ़ जाती है, ठंड लगने की सिचुएशन ज़्यादा होती है, जल्दी ठंड लग सकती है, तो ये जो मतलब चांसेस होते हैं ये बढ़ जाते हैं। फिर मैंने क्या कहा कि कौन सी चीज़ें खाना नहीं चाहिए, क्या नहीं खाना है, ठीक है। और फिर मैंने क्या कहा कि क्या खाना चाहिए, ठीक है। तो ये कोशिश करो कि जो भी सहज पच्य खाना हो, मतलब जल्दी हजम हो जाते हैं, ऐसी खाना खाओ। जो शाक होती है वेज में, मतलब पत्ते जैसी खाना ज़्यादा खाओ, वो भी ग्रीन पत्ते वाला खाना ज़्यादा खाओ, ठीक है। सीजनल फ्रूट खाओ, और क्या ताज़े सब्ज़ी खाओ ज़्यादा से ज़्यादा करके, ठीक है। तो इन 5 चीज़ों की तो समझ में आ गया है ना। अब कौन सी चीज़ है, शुरू करते हैं उसको लेकर, हाइजीन और सैनिटाइजेशन। अब देखो मैंने पहले ही कहा है, हेल्थ को लेकर कोई मजाक नहीं, मतलब इसके बारे में बात करना टैबू नहीं हो सकता है, क्योंकि जानना है ना कि कैसे हम हमारी हेल्थ मेंटेन कर सकें, ठीक है। तो क्या है, पहले के ज़माने में जो भी महिलाएं थे वो क्या करते थे, कपड़े यूज़ करते थे, कॉटन के कपड़े यूज़ किया करते थे। अब बात तो सही है कि ये रिपीटेडली जब यूज़ करेंगे तो वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उनको वो उतनी अच्छी तरीके से हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते थे, कहाँ रख दिया, कोई कीड़े मकोड़े जा सकते हैं, या फिर एक ही चीज़ को बार बार यूज़ करने से वो अगर स्टेन का थोड़ा बहुत चीज़ें रह गया तो उससे बहुत बड़ा कोई इन्फेक्शन हो सकते हैं। इस वजह से ये तो सच है कि वो पूरी तरीके से तो अच्छी नहीं है, ठीक है, अगर उसको बार बार रिपीट किया जा रहा है तो। इसकी वजह से बाद में क्या आया हमारे लिए, पैड आ चुके थे, ठीक है। और पहले वो कटोर थे, अब क्या है कि जब बॉडी से ब्लड निकल रहा है, उसी ब्लड को वो पैड क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है जेल में। अब कोई चीज़ जेल में कन्वर्ट कर रहा है, ये तो कोई नॉर्मल बात नहीं है कि नहीं कॉटन चीज़ों में आई ब्लड और जेल में कन्वर्ट हो गई, ऐसा तो कोई मैजिक नहीं है। तो इसकी वजह से क्या है, रासायनिक की मदद लिया जा रहा है ना। तो जो हमारी बॉडी है, हमारी इंटीमेट एरिया है, बॉडी के बहुत क्लोज है, जो सेंसिटिव एरिया है, वहाँ पर क्या हो रहा है कि एक रासायनिक चीज़ हर टाइम हमारे बॉडी के साथ लगी है, मतलब चिपके हुए हैं। तो देखो अब एक दिन की बात नहीं है, कुछ घंटों की बात नहीं है, लगातार 2-3-4 दिन तक ये हमारी बॉडी के साथ कनेक्ट रहते हैं। तो ये क्या कोई अच्छी बात है, समझ तो रहे होगे कि ये तो सच में अच्छी बात नहीं है। तो फिर जितने ना हो सके हम लोग कोशिश करेंगे कॉटन पैड की। अब सिर्फ पैड तक नहीं है, अब क्या है, बहुत लोग इसके बदले में काप यूज़ करना शुरू कर दी है, टैम्पून यूज़ करना शुरू कर दिया। हाँ, जो कि एथलेटिक्स है, जो उनकी ज़रूरत है उन दिनों में, तो उनके पास तो कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि उनको उस दिन में शायद वो काम करना ही है और उस टाइम पे उनकी डेट है। तो कैसे कर सकते हैं मैनेज, तो काप तो यूज़ करनी है, टैम्पून तो यूज़ करनी है, सच है। अब बस एथलेटिक्स की बात नहीं, हाँ वो सातार मतलब स्विमिंग भी उसमें ही जाते हैं, उस कैटेगरी में ही जाते हैं।
मतलब इन सब की बारे में मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, कि जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, जो सोल्जर है, जो महिलाएं पुलिस में हैं, आर्मी में है, उनके बारे में तो क्या ही कह सकते हैं, क्योंकि उनके पास ड्यूटी करना है। तो जब वो ड्यूटी नहीं कर रहे उन दिनों में मैं कहूँगी प्लीज़ काप टेम्पल्स की यूज़ ना किया करें। क्यों नहीं किया करें? क्योंकि ये तो बहुत ही आसान है ना यूज़ करने की। पैड से भी अच्छी चीज़ है, पर क्या सच में अच्छी चीज़ है पैड से भी ज़्यादा? क्या सच में ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छी है? क्योंकि ये तो एक चीज़ आ जाते हैं 300 रुपीज़ या फिर 400 के अंदर तो आ ही जाते हैं, ठीक है। और ये लगातार हम लोग कुछ साल तक यूज़ भी कर सकते हैं उसको वॉश करके, हाइजीन मेंटेन करके। पर क्या वो सच में सही चीज़ है? मानती हूँ पैड यूज़ करने से बहुत ज़्यादा गार्बेज बढ़ते हैं। वो अगर वो मतलब ऐसा नहीं है कि अर्थ के साथ मिल रहे हैं, मतलब वो पच जाते हैं, ऐसी नहीं है प्रोडक्ट, तो और भी ख़राब रहेंगे। ठीक है, ये सही बात है, पर क्या उसकी बदले में हम लोग काप की यूज़ कर सकते हैं, टेम्पोन्स की यूज़ कर सकते हैं? और क्यों नहीं कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते हैं तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखो हमारी बॉडी जब एक चीज़ को बाहर छोड़ रहे हैं, क्योंकि उसे पता है अब उस चीज़ की उसको ज़रूरत नहीं है, मतलब वो कोशिश करते हैं कि उसको बाहर धकेला जाए, उसको बाहर निकाला जाए, ठीक है। तब वो ही चीज़ हम लोग घंटों तक अंदर रख देते हैं, वो खरन कर रही है, उसकी डिस्चार्ज कर रही है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको बॉडी के अंदर ही उसको प्रिजर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कैसे कोई सही बात हो सकता है? वो ही ब्लड अब वहाँ पे जम रहा है, ब्लड जब जम रहा है, क्योंकि वो तो बॉडी छोड़ चुकी है, अब वो पच रहा है अंदर, क्योंकि वो घंटों है उसके अंदर। तो ये कॉन्सेप्ट कभी भी सही नहीं हो सकता है कि बॉडी के अंदर ही मैं उस ब्लड को कलेक्ट करूँ, ठीक है, क्योंकि जब बॉडी उसको बाहर ही निकलना चाहती है, अब वो अंदर से क्लीन होकर फिर से एक नए प्रोसेस में जाना चाहते हैं, तो ये मत किया करो, ये इन्फेक्शन बढ़ा सकते हैं अंदर से, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया कि काप टेम्पोन्स क्यों यूज़ नहीं करनी है और यूज़ नहीं भी करनी है। और जिस दिनों में कुछ और ऑप्शन है ही नहीं, उन दिनों के लिए तो ठीक है, बाकी दिन जब ऐसी कोई डेट नहीं है, तुम काप और टेम्पोन्स यूज़ ना करो, तब भी चल जाएगा, तो मैं कहूँगी ना करो, प्लीज़ ना करो, अपनी हेल्थ के साथ ये बिल्कुल मत करो। और क्या है उसके बाद, आप अगर देखेंगे मार्केट में क्या आ चुके हैं कि जो कपड़े थे उसको ही थोड़ा फैशनेबल बना के लाया गया है, थोड़ा स्टाइल करके, थोड़ा उसमें क्रिएटिव कुछ सोच कर उसको लाया गया है। अब है तो वही कपड़े, हाँ, तो आप कहा जाता है कि क्योंकि हम लोग अब बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है सैनिटाइजेशन के बारे में, हाइजीन के बारे में बहुत कॉन्शियस है, तो शायद अब हम लोग वो कपड़े को सही तरीके से मेंटेन कर सकें, उसको एक साफ़ सुथरा जगह रख सके, पूरे धूप में सुखाए, कोई शर्मनाक की चीज़ नहीं है ये समझ गए हैं तो खुले में धूप में सुखाएं। और बहुत सारी चीज़ ऐसे कि जैसे हम लोग उसको धोए बहुत अच्छी तरीके से, गुनगुना पानी में धोए, पहले थोड़ा नमक देकर गुनगुना पानी में धोने के बाद कुछ अच्छी चीज़ों से उसको साफ़ करें, फिर गुनगुना पानी में साफ़ करें, ऐसी प्रोसेस से जाए ताकि ये फिर से यूज़ कर सकें। और ये बहुत ज़्यादा रीयूज़ नहीं करनी चाहिए। अगर ये जितने भी फैशनेबल है, जितने भी हम लोग हाइजीन क्यों ना मेंटेन कर रहे हो, फिर भी ये बहुत बार रीयूज़ नहीं करनी है। कुछ टाइम करिए, उसके बाद उसको चेंज करके एक नया ले लीजिए। कपड़े अब बहुत अच्छे हैं, ये सच है, और अगर नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, उसको हाइजीन नहीं मेंटेन कर पाओगे तो मत करो, मैं यही कहूँगी। तो कॉटन पैड की इस्तेमाल करो। अगर हाइजीन ठीक तरीके से मेंटेन नहीं कर पाओगे तो कपड़े सच में अच्छा नहीं है। अगर मेंटेन कर पाओगे तो कपड़ों से अच्छा कोई कुछ नहीं है। तो इसको समझो कि मेंटेन करना ही सबसे बड़ी बात है। तो फिर अगर नहीं हो रहा है तो कॉटन पैड यूज़ करो,
बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनी की कॉटन पैड्स हैं, उसको यूज़ करें, ठीक है। और एक सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहती हूँ कि जो भी लड़कियाँ हो, स्कूल की हो, कॉलेज की हो, मैंने देखी है मेरी स्कूल की टाइम में, कॉलेज की टाइम में क्या है कि वो लोग यूज़ तो करते हैं, अब जब बाहर निकल रहे हैं तो उनके साथ वो पेपर कैरी नहीं कर रहे हैं, अगर कैरी भी कर रहे हैं तो कहीं पे भी उसको छोड़ रहे हैं, मतलब टॉयलेट के अंदर वो जब चेंज कर रहे हैं कहीं पे भी छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको अपना चीज़ लो, अपना सामान लो, उसको एक पेपर या मतलब वो ऐसा पेपर नहीं, प्लास्टिक पेपर नहीं है, पेपर में उसको रैप करो और जाकर डस्टबिन में डालो। नहीं, ऐसा नहीं करते हैं वो लोग। ये नहीं सोचते हैं कि उसके बाद कोई लड़की ही आएंगे और वो ब्लड वहाँ पे पच रही है, उससे इन्फेक्शन, जार्म्स, ये सब चीज़ें तैयार हो रही है। वो वैसे ही एक बहुत ऐसी जगह है कि इंटीमेट जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा रखना चाहिए, पर पब्लिक टॉयलेट है तो उतना साफ़ सुथरा वैसे भी नहीं होते हैं। उसके बाद अगर तुम लोग ये गंदगी मचाओगे कि जब तक वो पच नहीं रहा है ब्लड तब तक तो ठीक है, पर टाइम जा रहा है तो वो पचेंगे ही ना, तो उस पर जर्म्स होंगे ही ना, तो वो ऐसी जगह पे कैसे छोड़ सकते हो? कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो अपनी चीज़ों की। और अगर तुम्हें लगता है कि कोई और आकर साफ़ करेंगे, हाँ स्वीपर आकर साफ़ कर जाएंगे, उनकी भी तो हेल्थ की बात है ना, वो उनकी हेल्थ के भी सोचो, क्योंकि वो हमारी सोसाइटी में रहते हैं, वो लोग नहीं मतलब हेल्दी रहेंगे तो फिर कोई ना कोई रोग के हिसाब से कोई ना कोई बीमारी को रूप में आकर वो हमारी सोसाइटी में फैल जाएंगे। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि वो मरे, उसको हो जाए, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, तो उनके लिए मैं ये बोल रही हूँ, वो सोसाइटी में ही रहते हैं, उनसे भी वो बीमारी किसी न किसी और आकर लेकर बाहर आ सकते हैं, सोसाइटी में फैल सकते हैं। इसके बारे में कॉन्शियस हो जाओ। तुम नहीं सोचोगे, तुम्हारे जैसी कोई और नहीं सोच रहा है, तुम ऐसी कोई टॉयलेट में जाओगे, तुम जैसे छोड़ के आ रहे हो, कोई और छोड़ के आया है, तुम भी तो कोई इस्तेमाल कर रहे हो ना। अगर कोई और छोड़ के जा रहा है तो उससे साफ करवाओ। अगर वो बोल रहा है कि उसकी चीज़ नहीं है तो कोई बात नहीं, कम से कम तुम अपना स्टैंड तो लो, उसको समझाओ कि ये नहीं करनी चाहिए, कभी भी मत करना, और खुद भी मत किया करो। क्योंकि सबसे पहले हम लड़कियों की हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अब क्या है, जो लोग मतलब इसके बारे में तो मैं बता दी है कि अपना सामान लो, उसको रैप करो पेपर में और जाकर डस्टबिन में फेंक दो। खुद की हेल्थ के बारे में सोचो, दूसरी लड़की की हेल्थ के बारे में सोचो, और जो साफ़ करने आते हैं, जो स्वीपर होते हैं, उनकी भी बारे में सोचो, ठीक है। अब क्या है कि पानी यूज़ करो। जब तुम टॉयलेट यूज़ कर रहे हो उसके पहले पानी यूज़ करो, क्योंकि पता नहीं कौन करके गया है अपना काम, तो उसके पहले यूज़ करो। कम हो जाए तो उसको अच्छी तरीके से साफ़ करो। वो ही बात आते हैं स्वीपर लोगों की हेल्थ के बारे में, जो बाद में आएंगे उनकी हेल्थ। तुम भी ऐसे टॉयलेट में जाओगे बाद में कभी ना कभी, कर्मा लौट के आते ही है, और तुम्हें नहीं पता, तुम बोलोगी ऐसी कि ये दूसरों भी तो ऐसे करते हैं, दूसरे भी तो ऐसे ही बोलेंगे ना। तो खुद साफ़ करो, दूसरों को भी साफ़ करने के बारे में सिखाओ, उसको मोटिवेट करो, उसको बताओ ये करनी चाहिए, ये तुम्हारी खुद की हाइजीन के लिए सही है, अच्छा है। तो ये गई इन सारी बात कि कैसे हम लोग चीज़ को अलग फेंक सके, कैसे उसको मेंटेन कर सके। अब क्या है, जो लोग कॉटन पैड भी नहीं यूज़ कर रहे हो, कपड़े भी यूज़ नहीं कर रहे हो, वो कप वगैरह यूज़ नहीं करते हो, जो वो ही पैड यूज़ करते हो जो कि सेल में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि उनको लगता है ये उनके मतलब इस्तेमाल करने के लिए सबसे कंफर्टेबल है, ठीक है करो। पर उससे पहले उस पैड के ऊपर कम से कम एक पतला सा कपड़ा रखो, ठीक है, या फिर कोई टिशू यूज़ करो। जो कागज़ वाला टिशू होता है वो नहीं, जो टिशू मतलब जिस पे कोई रासायनिक चीज़ होते नहीं है, जो वेट टिशू नहीं है, सूखा मतलब ड्राई टिशू है, पर कपड़े की टिशू है, होता है ना पतले कपड़े की टिशू,
उसको इस्तेमाल किया करो फिर तो उसके ऊपर, ठीक है। थोड़ा सा इतना तो मेंटेन कर ही लो, क्योंकि तुम्हारी खुद की ही हेल्थ के बारे में है ये, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को मेंटेन करते रहो, बस इतनी ही है और कुछ नहीं है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इससे रोग बढ़ सकते हैं, ये कोई बहुत गुप्त रोग है, या फिर ये ऐसी चीज़ है जिसको टच नहीं करना चाहिए इस टाइम। क्या बात कर रहे हो, ये तो पूरी तरीके से बेतुकी बात हुई ना। हाँ, ये सच है कि इस टाइम पे महिलाओं में हार्मोनल चेंजेस आते हैं, थोड़ा चिड़चिड़ापन बढ़ जाते हैं, थोड़ा एंग्जाइटी बढ़ जाते हैं। हो सकता है बहुत खुश हो जाए, हो सकता है बिल्कुल भी गुस्सा हो जाए, क्योंकि एक बॉडी पे देखो, अब एक चीज़ बॉडी से निकल रहा है, एक लिक्विड डिस्चार्ज हो रहा है, तो क्या है ना, इस टाइम पे क्या होगा, थोड़ा इरिटेशन तो होगा ही ना बॉडी पे। तो बॉडी पे इरिटेशन हो रहा है, उसको कंट्रोल तो वो नहीं कर सकती है, पर आसपास जो चीज़ें हो रहा है वो भी अगर ख़राब होगा उस टाइम पे, अनऑर्गेनाइज्ड होगा, या फिर कोई बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग बात कर रहा है या फिर कुछ इरिटेट कर रहा है, तो उस इंसान को तो थोड़ा गलत लगेगा ही ना, थोड़ा चिड़चिड़ापन होगा ही ना। उसको समझा करो। तो फिर इसको ध्यान रखो, ये एक ऐसी कोई रोग तो है नहीं। बस इतनी ही बात है, आज इतनी सी ही बतानी थी। बहुत ज़्यादा कोई बड़ी बड़ी बात मैंने करी नहीं आज, तो इसको ध्यान में रखकर एक अच्छी हेल्दी लाइफ जियो। ओके, बाय बाय।